नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। आज की स्टोरी विश्व के आतंकवादी के ऊपर। लैला खालिद। यह नाम किसी फिल्मी तरीका लगता है, लेकिन यह विश्व की पहली महिला थी जिसने प्लेन हाईजैक किया था। यह पूर्व के फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीनी, जिसको PEIF की सदस्य थी। यह एक हवाई हाईजैकर थी। यह एक फिलिस्तीनी भी थी। ये पहली महिला थी जिसने प्लेन हाईजैक किया था। यह गोरिल्ला आंदोलन में भी सक्रिय थी। यह 29 अगस्त 1969 को उस हाईजैकर में जो रोम से तेल अवीव यानी कि एथेंस जा रही थी। TWA फ्लाइट 840 को हाईजैक कर लिया था और बोइंग 707 को 10वीं की ओर मोड़ दिया। कहा जाता है कि इसने उड़ान भरने वाला हाईजैक करने के बाद प्लेन को अपने जन्म स्थान को देखने के लिए फिर से हाइफा जाती है। वहाँ से तब फिर 10वीं की ओर मोड़ती है। इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल से। लैला का जन्म 9 अप्रैल 1944 को हाइफा में, यानी प्रेजेंट टाइम में वो इजराइल में है, वहाँ पर हुआ था। और जब ये 4 साल की थी तभी वहाँ पर यहूदियों ने अपने राज्य की स्थापना 1948 में की, जब ये 4 साल की थी। इसके पिता मीडियम फैमिली थी, कोई मालदार फैमिली नहीं थी। इनका अपना खुद का मकान था जिसमें 4 दुकानें थी। उसी के किराए से इनका पूरा घर चलता था। एक दिन क्या होता है, लैला खेलते खेलते जीने से नीचे आती है, तभी एक आदमी खून से लथपथ वहाँ पड़ा रहता है। वो अपने माँ को बुलाती है, तो उसकी माँ आती है, देखती है, तो ये माँ को देखते हंस जाती है और कहती है तुम मर गया। बच्ची को ऊपर ले जाती है, फिर अपना सामान सारा बांधने लगती है। वो सोचती है अब बच्चों को लेकर यहाँ रहना ठीक नहीं। जब आदमी आता है तो उससे कहती चलो, लेकिन आदमी अपने मकान को देखते हुए वह वहाँ से नहीं जाता है। कहता मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है अपने ननिहाल लेबनान, जहाँ पर उसके चाचा रहते थे। साल भर चाचा के पास रहती है। फिर किराए का मकान लेकर के वो अलग रहने लगती है। मासिक रूप में उसका चाचा मंथली 234 रुपये देता था, जिससे उसका पूरा नहीं होता था। वहीं पर वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। फिर लैला खालिद इतनी होशियार थी कि उसने वजीफ़ा के दम पर उसने अमेरिकी मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ पास करने के बाद दोबारा उसने वजीफ़ा लिया और फिर विज्ञान फार्मेसी से वो पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, तो बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी और वापस आ गई लेबनान। वहाँ पर उसने अमेरिका के एक इंग्लिश स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। 6 साल तक वहाँ पढ़ाती रही। जब उसके भाई की नौकरी लग गई तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने भाई के साथ उस का सदस्य बनती है जो फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बीच में जब ये छोटी थी, खर्चा नहीं पूरा हो रहा था, तो इसकी माँ अपने पूरे परिवार का नाम शरणार्थियों में लिखवा देती है।
जहाँ से उसे राशन पानी सब मिलने लगता है। कुछ वहाँ से, कुछ इधर उधर से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वहाँ पर इसको कई बार बैग लेकर के, झोला लेकर के, मतलब झोला या वो भी लेकर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था खाने के लिए। ये सब कई दिक्कतें उसने वहाँ झेली थी, बड़ों ने भी झेली थी। इसलिए उसने फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई में शामिल हुई। उसका भाई भी उसका सदस्य बना। इसका भाई फिदायीन संगठन से जुड़ा हुआ था, जिससे वो जुड़ी हुई थी। जब वह अपने भाई का सदस्य बन गई तो इतनी काबिल हो गई थी कि वहाँ के कप्तान ने उसको 6 गोवावारा स्टे का सदस्य बना दिया, जहाँ पर विमान को चलाने या बहुत चीज़ें सिखाई जा रही थी। लेकिन 1 साल परीक्षा पूरा होने के पहले ही उसको एक काम सौंपा गया। वो था अमेरिकी कंपनी ट्रांस एयरलाइंस का विमान, जो रोम से एथेंस जा रहा था, जिस विमान का नंबर 840 बोइंग का नंबर 707 था। उसको हाईजैक करना था। ये काम उसको सौंपा गया और ये विमान रोम से सीरिया से फिर दमिश्क लाना था। एक फिदायीनी सदस्य दिया जाता है जो उसे कभी देखी भी नहीं रहती है। उसके पास एक फ़ोटो रहती है उसकी। वो रोम आ जाती है वहाँ पर। फिर एयरलाइंस के एयरपोर्ट जहाँ आदमी बैठता है, वेट करता है पैसेंजर का, वहाँ बैठ जाती है और अपने साथी का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर में उसका साथी भी आ जाता है और दोनों वहाँ बैठते हैं। थोड़ी देर में ही उसके बगल की सीट में एक अमेरिकी महिला अपने बच्चों के साथ आके बैठ जाती है। वह उन बच्चों को देखकर हंस जाती है। सोचती है बच्चे यदि कुछ हो गया तो इनको अपना घर भी नसीब नहीं होगा। फिर वो सोचती है फ़िलिस्तीनी उन बच्चों को जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, लाखों बच्चों को। फिर वो अपने उसमें आ जाती है, कठोर बयान में, और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है। आधे घंटे बाद वो फिर विमान पर चढ़ती है। वहाँ पर उन दोनों को फर्स्ट क्लास का टिकट बुक रहता है, जो कि केबिन के पास ही में रहता है। वहाँ पर वो महिला भी आ जाती है क्योंकि उसके वो फर्स्ट क्लास की टिकट रहती है। एक लड़का जो बुलालिया का था वो भी वहाँ पर बैठता है। बुलालिया से लैला का परिचय होता है। वो कहता है कि मैं बुलालिया का हूँ और एथेंस में मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, जो एक विधवा है। तो अपने माँ भी इसमें सोचती है कि मेरी माँ भी मेरे घर पे इंतज़ार कर रही होती है। उसके बाद वो बैठी रहती है। उसके लिए सबके लिए वहाँ पर खाना आता है ट्रे पर। तो वो खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वहाँ ट्रे आता तो शायद उसका सामान हटाना पड़ता और राज खुल जाता। फिर थोड़ी देर में जो परिचारिका होती है फिर ट्रे लेके आती है। उसमें फल फूल रहता है, लेकिन सोचती है यदि ट्रे यहाँ पर खड़ा कर देगी तो मेरा खुल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में वह अपने लिए कंबल की मांग कर लेती है। तब वो ट्रे लिखवा से चली जाती है। फिर उसे कंबल देती है। कंबल से वो सारे हथियार निकालती है, अपने साथी देती है, अपना रखती है, 2 से 3 पिस्टल रखती है और हथगोला जैसे रहता है वो रखती है। और फिर वेट करती है कि परिचारिका कोई भी नाश्ता पानी लेकर के केबिन के अंदर जाए। केबिन खुले तो केबिन के अंदर जाए। थोड़ी देर में केबिन खुलता है, उसके अंदर परिचारिका जाती है। तभी वो पैर लगा देती है और वो घुस जाती है अंदर।
वह उसका साथी भी उसमें घुस जाता है। कैप्टन से कहती है कि आपका विमान हाईजैक कर लिया गया है, अब इसकी कप्तान मैं हूँ, जहाँ मैं कहूँगी वहाँ ये चलेगा। वो नहीं मानता है। तब तक कोई दूसरा जो बगल में बैठा रहता है वो रेडियो पर बोल देता है कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है। उधर उसके उस पर पिस्टल लगा दी जाती है और रेडियो का तार निकाल दिया जाता है, काट दिया जाता है। हथगोले का पिन निकाल लेती है और उसे कहती है यदि जहाँ मैं नहीं कहूँ, जहाँ कहूँगी वहाँ नहीं ले गए तो मैं इस गोले को अभी यहीं फेंक दूंगी, हम सब मरेंगे। तो वो मजबूर हो जाता है। फिर उसे अपने जन्मस्थली ख्याल आती है तो कहता है कि इसे फिर से वापस मोड़ो और हाइफा ले जाओ। तो जो वहाँ का कप्तान रहता है, कैप्टन, वो कहता है कि कप्तान मन में सोचता है कि यहाँ फिर कहते मैडम फिर से आप उधर क्यों? तो कहती जैसा कहती हूँ वहाँ ले चलो। वहाँ ले जाती कहती है कि इसको नीचे उतारो थोड़ा सा। फिर वहाँ पर नीचे उतारता तो कहता है कि यहाँ पर मेरा घर था। थोड़ी देर वहीं घुमाती है, फिर कहती है अब उठाओ और ले चले लेबनान, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था जो मानचित्र था जो दिया था उसके सरदार ने, उसमें लेबनान से सीरिया, सीरिया से मिस्र से फिर दशमिक ले जाना था। फिर पूछती है कप्तान से कि इसमें फ्यूल कितना है? तो कहता है सिर्फ 2 घंटे ही चल सकता है। फिर वो हड़काती है कि मतलब सही बताओ, मुझे सबकी जानकारी होती है कितना फ्यूल होता है, कितनी देर तक रुक सकता है। तब वो सही बताता है और फिर वो वहाँ से लेबनान जाती है, लेबनान से फिर सीरिया जाती है और वहीं पर सबसे अपनी जो मांग होती है वो करती है। फिर वहाँ से मिस्र से फिर उसको दशमिक लाया जाता है और इधर जो पीछे बैठे यात्री थे उनको कह देती कि इससे आप लोग को कोई खतरा नहीं होगा, आप लोग आराम से बैठे रहो। उधर इजराइल से 3 सिराज उड़ता है और इसको घेरने की कोशिश करता है कि किसे घेर करके लोग को ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हाथ में वो हथगोला लिए रहती है जिसके छोड़ने से ही कस के पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता। लेकिन जैसे ही सीरिया में घुसता है जहाज, वो लोग वहाँ से पीछा करना छोड़ देते हैं। सीरिया से मिस्र और मिस्र से फिर वो दशमिक ले जाती है। दशमिक में वो कहती है कि सभी को पर्चा किस कहते हो, सभी को यहाँ से उतरने को हो, जितने सभी यात्री को यहाँ से उतारो। तब तक पायलट जो कप्तान था रहता है उसको कहता है यहीं अभी आप यहीं पे रहो, पहले सारे यात्री उतर जाएंगे उसके बाद। फिर जब सब उतर जाते हैं दूर चले जाते हैं तब वहाँ के जो दोनों सहायक रहते हैं उनको उतारती है बंदूक नोक पर, कहती चलो। फिर हथगोला फेंक करके वहाँ से भाग जाती है। दशमिक एयरपोर्ट पे ही रहती है, भागती है वहाँ पर दूर और विमान का अगला हिस्सा पूरा उड़ा देती है। वहाँ पर जो तरुण था जिसने अपने बताया था दोस्ती की थी, मतलब प्लेन में जैसे अब बातचीत में हो जाता दोस्ती, वो उसकी तरफ बड़े उससे देख रहा था। तभी वहाँ के एयरलाइन से कहती कि इसको सुरक्षापूर्ण इसको इसकी जगह पर पहुँचाया जाए।
इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाए। तब उसको वहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है। होता है, वो कहती है कि मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था, मेन था कि वो लोग को आवाज़ डालना कि इससे भी बुरा हो सकता है, फ़लस्तीन वापस करें। फिर वो अगले के लिए कि अब मुझे कब मौका मिलेगा, फिर वो लैला खालिद की साल बाद फिर उसको दूसरी मौका इच्छा मिलता है जल्द ही पूरी हो गई। और उसको दूसरा सोचती है कि मौका अब की मिल बार गया, मैं हाइफा जाऊंगी तो लेकिन ये मौका वहाँ नहीं से मिला बिल्कुल कि पास पुनः का वह हाइफा नज़ारा जाए और अपने देखूंगा, अपने जन्मस्थली घर को का पूरा देख सके, अपने कहाँ घर पर देख मेरा, सके। ढूंढूंगी वहीं से। 6 सितंबर 1970 दिन रविवार था, तीसरा पैर था। लैला खालिद को ये दूसरा मौका मिल गया। हाईलैंड के राजधानी एम्स्टर्डम के हवाई अड्डे पर उसका एक साथी चढ़ा। इजराइल विमान कंपनी उड़ान संख्या 219 बोइंग संख्या 707 पर ये दोनों चढ़े। वो चढ़ तो गए, लेकिन उनका साथी उस हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा। 3 और साथी थे, कुल 5 साथी थे। जब विमान चल लिया तो लैला कंफर्म हो गया कि उनको वहीं रोक दिया गया है, वो नहीं आएंगे। थोड़ा घबराई, लेकिन ये पहले कर चुकी थी, इसलिए इसके अंदर साहस था करने का। ये अपने सीट से उठी और बंदूक लहराते हुए आगे बढ़ी। उसका साथी बढ़ा। ये देख के सब घबरा गए। वहीं पीछे उनके एक साथी उसके पीछे साथी को लात मार के तुरंत गिरा देता है। उधर जो परिचारिका रहती है उसको गिरा देती है। वो लोग कोशिश करते हैं, ये देखते हुए फिर पायलट झटका मारता है और दोनों अपना आपा खो बैठते हैं। बीच में पब्लिक उन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन इसी बीच उसका जो दूसरा साथी रहता है वो गोली चला देता है, जिसमें एक पायलट के पैर में लगता है और दूसरा उसके परिचारिका के पेट में लगता है और वो वहीं मार दिया जाता है। लेकिन लैला खालिद पकड़ ली जाती है। लैला के पकड़ जाने के बाद दूसरा विमान, मतलब उसी समय कई विमान को अपहरण करने का प्लान था, लेकिन जब लैला विमान में पकड़ी जाती है उसके 2 घंटे बाद 3 विमान हाईजैक होते हैं। पहला होता है लंदन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से रवाना होने वाला ट्रांस एयरलाइंस की उड़ान में, जो उड़ान नंबर थी 741, बोइंग नंबर 707। दूसरा था स्विट्ज़रलैंड में कंपनी की एयरलाइंस KDC 8 नंबर, फ्रांस को में उतारना था। और तीसरा था पैन अमेरिकी कंपनी की उड़ान नंबर 93, जो वो आदमी करते हैं जो लैला के 3 साथी थे। ये 3 साथी बाद में इसको हाईजैक करते हैं। होता ये है कि जब लैला इधर विमान हाईजैक कर लेती है तो ये क्या करते हैं, जो 3 थे फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करा करके उड़ान संख्या 93 में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक सुरक्षा अधिकारी देखता है ये 3 कहाँ गए, तो पूछा जाता है ये तीनों फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के 93 में जा बैठे हैं। फिर वो जाते हैं सुरक्षा में, वहाँ देखते हैं, ढूंढते हैं सब कुछ नहीं मिलता उनको, तो फिर उन्हें फिर बैठने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन जब वो उड़ता है कुछ दूर पर जाने के बाद खबर आती है कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया। वही 3 साथी थे जो कि प्लेन हाईजैक किए हैं। उन्होंने
सुरक्षाकर्मी आने से पहले अपने सारे हथियार वहाँ पर छिपा दिए थे, जिससे तलाशी के दौरान उनको कुछ मिला नहीं। अब तीनों ही हाईजैकर एक चीज़ की मांग कर रहे थे कि लैला खालिद को वहाँ से छोड़ा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लैला खालिद की गिरफ्तारी से ना ही इजराइल सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है, ना ही ब्रिटेन सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है। इजराइल सरकार यदि अपने ऊपर लेती है तो जो विमान क्षतिग्रस्त हुआ वो देना पड़ता कंपनी को, और इधर ये यदि लेती है तो इसको देना पड़ता। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा संघ में चलता है, लेकिन वहाँ के जो अध्यक्ष रहते हैं ये उसमें अपना रुख साफ कर देते हैं कि लैला को सज़ा होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें वहाँ पर कोई इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये किसकी जिम्मेदारी है। फिर ब्रिटेन में ही लैला को एक जेल नहीं होती है, उसे एक गांव में रखा जाता है नज़रबंद करके, साल भर वहाँ पर उसको रखा जाता है। फिर कोई सबूत, कुछ भी गवाह, कुछ भी नहीं मिलने पर उसे वहाँ से छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार इसने अपने चेहरे की 6 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई। चेहरा बदल के इसने 6 बार प्लेन को हाईजैक किया। अंत में ये पकड़ी नहीं जाती कभी भी। अंत में ये डॉक्टर से शादी करती है और अपना जीवन निर्वाह करती है। ये इसके हाथों कभी किसी की जान नहीं गई। ये केवल सबक सिखाना चाहती थी इजराइल वाले को, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर करना चाहती, ताकि ये जो यहूदी हैं अपने राज्य की स्थापना पहली महिला हाईजैकर लैला खालिद की कहानी। अरब देशवासी ही बन जाए, इसके लिए पूरा संघर्ष था। आज भी इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर संघर्ष होता रहता है। हाल ही में जो इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण किया, उसका एक यही रूप है। अभी मैं लैला खालिद की एक तस्वीर दिखाऊंगी, पहले कैसे दिखती थी, प्रेजेंट टाइम में कैसी है। लैला खालिद की मृत्यु होती है 2006 में। और वह अपने बच्चों और अपने फैमिली के साथ अच्छा जीवन बिताई थी। अब इसी के साथ इस स्टोरी समापन। नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आपका स्वागत होगा। नमस्कार।